नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो हम आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं PYQ, वो अपने क्वेश्चन करेंगे आज आगे के क्रम में। आज सबसे पहले एक बात आपके लिए कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना। अगर स्वस्थ हो तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, इसलिए स्वास्थ्य सबसे पहले है। तो अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना। आसपास अपना जो कुछ बीमार व्यक्ति हैं उनसे बचने की कोशिश करना, क्योंकि एक दिन का नुकसान भी आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना अपना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी ये 1936 ईस्वी। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। अगर प्रगतिवाद की, जैसे सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे ये प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है और छायावाद है, द्वैध युग है, इनके सबके ना समय पूछ देख लेना अच्छे से कि कब से कब तक है। ठीक है, तो प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी है। ठीक है, अब कुछ जान लेते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की मतलब जो अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? वो लखनऊ में हुआ था। और एक मतलब कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, और वैसे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। और इसके किसके सभापति थे जो भारत में हुआ था? तो वो थे प्रेमचंद। आगे देखते हैं। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन है प्रगतिवादी कवि। ठीक है, और प्रगतिवादी कवियों में कौन से हैं? नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, शिवमंगल सिंह सुवर्ण है, त्रिलोचन है और रांगे राघव है। ठीक है, इस तरह से ये 4-5 मुख्य जो पूछे जाते हैं। अब इसमें से जैसे छोटे लेखकों की अगर मान लो रचनाएं आती हैं कई बार, तो मतलब वो रचनाएं अगर आपको जो मतलब मुख्य लेखक है उनकी रचनाएं मतलब याद है ना, तो मतलब मिक्स करके पूछते हैं। ठीक है, तो उन्हें अगर अच्छे से याद कर लोगे, कुछ लेखक रह भी गए ना तो क्वेश्चन आसानी से छट जाते हैं, क्योंकि जैसे उसमें दे दिए 4 रचनाएं किसी और की, एक किसी और की रचनाएं, तो उसे आप छाट सकते हैं आसानी से। इसी तरह से लेखक होते हैं जो प्रगतिवाद के, वो याद कर लो, छायावाद के याद कर लो, प्रयोगवाद के, द्वैध युग के, जो मुख्य मुख्य सारे लेखक याद कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कौन से लेखक किसके हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं ऐसे। आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो आधुनिक युग की गीता मतलब रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को कहा जाता है? तो वो है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक है, और ये रचना कैसी है? ये रचना है वीर रस प्रधान, वीर रस प्रधान रचना है। और इसमें मतलब जो दिखाया गया है तो वो क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की जो विभीषिका थी, मतलब एक, तो वो दिखाया है इसमें। ठीक है, और ये महाभारत के मतलब महाभारत से ली गई है। महाभारत का जो वो है, क्या कहना चाहिए, भीष्म युधिष्ठिर संवाद है, उस पर आधारित है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। तो हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो यह है श्याम नारायण पांडे का। किसका है? श्याम नारायण पांडे का। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें। और इसमें पूछे जाए कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं और ये महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और इसमें कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान है। अगर क्योंकि जो रचनाएं मुख्य होती हैं ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछी जाती हैं। ये रचना भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो श्याम नारायण पांडे हैं उनको इस रचना पर देव पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली रचना कौन सी है? क्वासी है। और सोहनलाल मतलब पहली रचना तो बालकृष्ण नवीन की है कुमकुम। ठीक है, सॉरी दोस्तों, और ये है क्वासी इनकी रचना एक, और एक सोहनलाल द्विवेदी की रचना है कुणाल। ठीक है, आगे देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य कौन सा है? तो वो है, जो प्रकाशित काव्य है वो ऑप्शन डी सही होगा, कुमकुम। ठीक है, आगे देखते हैं।
जो इनका ये उर्मिला है ना, तो ये उर्मिला कैसा काव्य है, तो उर्मिला एक खंड काव्य है। अगर पूछें तो उर्मिला कैसा काव्य है, खंड काव्य है। और ये जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो लंदन में हुई थी वो किसके प्रयत्न से हुई थी, तो वो हुई थी मुल्कराज आनंद तथा मतलब सज्जाद जहीर, ये इन दोनों के सहयोग से हुई थी। ठीक है। और जो जो 1935 में जो हुई थी वे थे E.M. फॉरेस्टर, ठीक है, जिनके सभापतित्व में मतलब पेरिस में हुई थी इसकी स्थापना, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो अधिवेशन हुआ था जो प्रगतिशील लेखक संघ का, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी हेनरी बारबूज के नेतृत्व में। ठीक है। और जो मतलब भारत में हुई थी तो वो किसने की थी, वो करी थी प्रेमचंद ने उसकी अध्यक्षता। और जो पेरिस में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हेनरी बारबूज ने। आगे देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य का मतलब काव्य सृष्टि है, तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि कैसी है, ये है एक मार्क्सवाद प्रभावित। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा, वर्ग चेतना प्रधान। ये क्योंकि मार्क्सवाद से प्रभावित थी प्रगतिवादी जो चेतना थी, इसलिए ये वर्ग चेतना प्रधान, मतलब ऐसा ना हो कहना चाहिए जैसे शोषित और शोषण, इस तरह से, मतलब एक पूंजीपति और एक सरभारा वर्ग, इस तरह से, मतलब एक ये इसमें वो दे रखा था। ठीक है, जो प्रगतिवादी काव्य की जो मुख्य विशेषता थी। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, तो हमेशा ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, नहीं है सही है हमेशा अंडरलाइन करके पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है। तो कौन सी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में हमारा ये ये पहला जो ऑप्शन है युग की गंगा, तो युग की गंगा किसकी रचना है, ये है नागार्जुन की। ठीक है। किसकी रचना है, नागार्जुन की रचना। और ये नींद के बादल, युग धारा का आईना, ये किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। आगे देखते हैं। अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता के लेखक कौन है, तो अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है। मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है, रामेश्वर शुक्ल अंचल। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं जो प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत है, सूल फूल कर्ण फूल। ठीक है, ये सारी रचनाएं पूछी गई हैं नरेंद्र शर्मा की। और दिनकर की रचना तो उर्वशी है और रश्मि रथी है, सब दिनकर की रचनाएं हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा, हिम कृतनी, हिम तरंगनी। ठीक है, ये सब रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार हैं, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं इसके रचनाकार कौन है, तो ये इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं इस रचना के लिए जो केदारनाथ अग्रवाल हैं, इनको सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जिन रचनाओं को कुछ ना कुछ पुरस्कार मिल गया तो वो महत्वपूर्ण हो ही जाती हैं। ठीक है, वो लेखक भी और वो रचनाएं भी, इसलिए उन्हें बहुत अच्छे से देखना, उन्हें तो मतलब छोड़ना ही नहीं है। ठीक है। और एक जो इनकी रचना थी केदारनाथ सिंह की, एक अपूर्वा है, उसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये किस धारा के कवि हैं, प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। और त्रिलोचन किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर पूछें तो त्रिलोचन सानेट के लिए प्रसिद्ध है। और त्रिलोचन इनका मतलब त्रिलोचन का वास्तविक नाम पूछते हैं तो वो क्या है, वासुदेव है। ठीक है। और नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। आगे देखते हैं। नरेश मेहता की रचना है डूबते मस्तूल। आगे देखते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, तो वो है निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो पूछी आती है एग्जाम में, उससे देख लेना, क्रम भी देख लेना, सन भी देख लेना उसके अच्छे से, क्योंकि वो कितने भागों में, 4 भागों में। एक तो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इस तरह से। ठीक है। आगे तो 1900 ही है सबके। ठीक है, सन में बस पीछे की डिजिट याद कर लेना, या फिर ऐसे कर लेना माइनस करके भी याद कर लेते हैं। जैसे 1970 के बाद 1972 में हुई, तो उसमें जैसे माइनस करके ये लिख लो कि 178। ठीक है, एक डिजिट बना लो, तो फिर बाद में तुम्हें आसानी होती है इस तरह से याद करने में, अगर मान लो किसी के क्रम वाई याद करना हो। ठीक है, ये तरीका होता है। और इनकी एक रचना है दो चट्टानें। ठीक है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखें।
196 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी मैंने आपको अभी बताई है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुवन, त्रिलोचन, रागे राघव सब कैसे हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद। तो ऑप्शन 1 सही होगा। साम्यवाद का मतलब ऐसे समझना चाहिए कि जैसे साम्य मतलब एक मतलब समानता होनी चाहिए, ठीक है, सभी में, ठीक है, जिसमें मतलब छोटे बड़े का वर्गहीन मतलब समाज होना चाहिए, एक इनका मानना ही था प्रगतिवाद में, ठीक है, कि छोटा बड़ा कोई ना हो। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो मार्क्सवादी चेतना का कवि किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है केदारनाथ सिंह को। आगे देखते हैं, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो रामदरस मिश्र का प्रगतिवाद से नहीं है। मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन ये प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन छट जाते हैं आराम से, अगर आपको याद है ना। तो जैसे छायावादी कौन सा नहीं है, प्रगतिवादी कौन से नहीं है, द्विवेदी युग के कौन से कवि नहीं है, ये चीज़ें तो आती हैं घूम फिर के, और क्वेश्चन मतलब चीज़ें आती हैं। 50% क्वेश्चन PYQ से आते हैं अगर एग्जाम में आप अच्छे से देख लो तो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है तो जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो ये ऑप्शन B सही होगा। इसमें झरना, लहर, धूप सामनी और स्कंदगुप्त, ठीक है, ये रचना किसकी? जयशंकर प्रसाद की। और महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? ये है निहार, संध्यागीत, संध्यागीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ठीक है। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये निराला की रचना है। किसकी है? निराला, ठीक। और ये किसकी हैं? पंत की, ठीक है। पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी और ग्राव्य। आगे देखते हैं, ताड़ सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो ताड़ सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1943 में हुआ, ताड़ सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था। इसमें ऑप्शन हमारा D सही होगा। इनमें से कौन ताड़ सप्तक में शामिल नहीं है? तो ताड़ सप्तक में कौन शामिल नहीं है? ताड़ सप्तक के सारे कवि अच्छे से देखने हैं, जैसे अष्टछप के कवि देखने हैं वैसे ताड़ सप्तक के कवि देखने हैं सब अच्छे से, ठीक है। किसमें कौन नहीं है, क्या नहीं है, 2-4 क्वेश्चन तो ये बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं है? इसमें ऑप्शन हमारा शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, ठीक है। ताड़ सप्तक के शमशेर बहादुर सिंह ये कौन से सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर। और पहले मतलब जैसे अगर हाँ ऑप्शन में आ जाए पहला सप्तक, ताड़ सप्तक, ठीक है, इस तरह से कौन सा है? तो ताड़ सप्तक की जो पहला सप्तक है उसे पहला सप्तक नहीं बोलते, केवल ताड़ सप्तक बोलते हैं। दूसरा सप्तक बोल सकते हैं, तीसरा सप्तक बोलते हैं, चौथा बोलते हैं, लेकिन ताड़ सप्तक मतलब पहले सप्तक को ताड़ सप्तक बोलते हैं, ये समझ लो, ठीक है। आगे देखते हैं, जो ये हैं आज्ञा, मुक्तिबोध और नेमिचंद जैन, ये किसके कवि हैं? तो ये ताड़ सप्तक के कवि हैं। ताड़ सप्तक में कितने कवि थे? 7 कवि थे। आज्ञा रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये डैश है, ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? अस्तित्ववाद में, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा B सही होगा। फैंटेसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो फैंटेसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ये फैंटेसी जो है ना, जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। कभी आ जाए एग्जाम में तो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। वैसे इसका हिंदी में हम बोलते हैं तो वो है फैंटेसी, ठीक है। जो जैसे फैंटेसी का ये ग्रीक शब्द है फैंटेसी, और वैसे बोलेंगे तो फैंटेसी है। और फैंटेसी का मतलब क्या होता है? फैंटेसी का मतलब होता है एक जैसे एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करना, तो ये हमारी फैंटेसी है। जैसे कभी मतलब सोचता है, मतलब एक कल्पना करता है फिर अपना लिखता है, इस तरह से ये काल्पनिक दुनिया मान सकते हैं, या कह सकते हैं मतलब जैसे स्वप्न चित्र मूलक साहित्य है ये, ठीक है। ये कभी जैसे मतलब लिखता है तो। और फैंटेसी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो फैंटेसी के लिए मुक्तिबोध प्रसिद्ध है, फैंटेसी के लिए जो है।
तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, कि मतलब जो सही नहीं है। फैंटेसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, तो ये गलत है। यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए नहीं होता, ये केवल काल्पनिक होता, जो आगे की मतलब कभी सोचता है, अपना एक कल्पना बनाता है और आगे के लिए मतलब अपनी रणनीति बनाता है इस तरह से। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्तिबोध की कौन सी रचना है जिसे प्रतिबंधित किया गया था? तो मुक्तिबोध की रचना है जिसे प्रतिबंधित किया गया था, वो है ऑप्शन डी, भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है, यह कथन बात से संबंधित है। ये कथन किस बात से संबंधित है? कहने का मतलब ये, तो ये किससे संबंधित है? ये प्रयोगवाद से संबंधित है। जो और ये किस में कहा है? जो अज्ञे ने कहा, तो ये प्रयोग अज्ञे ने दूसरे तासप्तक की भूमिका में कहा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है। आगे देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं जो हैं वो दूसरे सप्तक में संकलित हैं। कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो कौन सी काव्य कृति है जो गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी, ऑप्शन डी सही होगा। बुनी हुई रस्सी किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, बुनी हुई रस्सी। ठीक है। नाश और निर्माण, छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले। ठीक है, ये किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की। और शिलापंख चमकीले तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो धर्मवीर भारती की जो कनुप्रिया है इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन है। अगर पूछा जाए, जैसे ऑप्शन में ऐसे तो दे रखा, अगर किसका वर्णन है, जैसे राम सीता का वर्णन है और लक्ष्मण का है, मतलब कुछ दें, तो इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है अगर पूछा जाए अलग से तो। ठीक है, इस तरह से ये आगे देखते हैं। और धर्मवीर भारती की और भी रचनाएं हैं, जैसे एक ठंडा लोहा है, अंधा युग है, सात गीत वर्ष है, ये बहुत एग्जाम में रिपीट होती हैं। आगे देखते हैं। असाध्य बेड़ा की रचनाकार हैं, तो असाध्य बेड़ा के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नागरिज्ञ हैं। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अब सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञ, ये सारा अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनका नाम लिखने के लिए ऑप्शन में जैसे आते हैं 4 ऑप्शन, तो उसमें अब इस तरह से आता कि थोड़ा मतलब थोड़ा अंतर होता। तो जो अच्छे से समझोगे कि इस तरह से ये नाम लिखा हुआ, तो मतलब एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया तो वही क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देख लेना कैसे नाम लिखा हुआ, जैसे राहुल संकटायन का नाम आता लिखने के लिए। आगे देखते हैं। कविता में कहने का आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसमें ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा, मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं ये। आगे देखते हैं। इनमें से कुमार नारायण का काव्य संग्रह है, तो इनमें से कुमार नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमार नारायण का काव्य संग्रह जो है उसमें हमारा है तो ऑप्शन हमारा इसमें होगा डी। ठीक है, कौन सा है? हास्य का गवाह, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। और जो मछलीघर है किसका है? विजयदेव नारायण शाही का है। और धूप के दान किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की रचना है। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है धर्मवीर भारती की नहीं है? तो हमें बताना। अब धर्मवीर भारती की सारी रचनाएं याद होंगी तो आसानी से बता दोगे। तो कौन सी नहीं है? हरी घास पर छड़बर, ये किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है, हरी घास पर छड़बर। और ये रचना किसकी है? अंधायुग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये किसकी? धर्मवीर भारती की रचना है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल नहीं थी? तो कौन सी कवयित्री थी जो दूसरे सप्तक में शामिल थी? तो इसमें से ऑप्शन हमारा सी सही होगा, शकुंतला माथुर। ठीक है, तार सप्तक में कोई कवयित्री नहीं थी। ये अच्छे से देख लेना सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ तार सप्तक से संबंधित।
तार सप्तक कितने थे? 4 थे। और सप्तक कितने कवियों का कवि था? मतलब संग्रह था वो 7 कवियों का संग्रह था। चारों तार सप्तकों का संपादन किसने किया? अज्ञे ने किया था। और ये जो 4 तार सप्तक थे उसमें 3 कवयित्री थी, दूसरे, तीसरे और चौथे में। पहले में कोई कवयित्री नहीं थी। एक शकुंतला माथुर थी दूसरे में, तीसरे में कीर्ति चौधरी, और चौथे में कौन सी थी? सुमन्ना जी। इस तरह से थी ये, ठीक है। अब इन सारे जो लेखक हैं उन्हें भी अच्छे से देख लेना। जैसे पहले मतलब सॉरी दोस्तों, जैसे तार सप्तक में थे आज्ञा, रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्तिभोग, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। मैंने याद किए थे, ट्रिक से आपको बताऊं। आज्ञा राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती, इस तरह से, ठीक है। और इनका जैसे सन पूछ लेंगे, वो भी अच्छे से देखना। जैसे 1943 ईस्वी तार सप्तक का, और दूसरे सप्तक का क्या है? 1951 ईस्वी। मतलब 1900 तो सबके आ गया है, लास्ट की डिजिट देख लेना वो कौन सी है। और तीसरा सप्तक 1959, और चौथा सप्तक कौन सा है? 1979, 79। इस तरह से देख लेना। सारे तार सप्तक के कभी भी देख लेना। अब मैं बताऊंगी एक एक करके, तो वो बड़े हो जाएंगे। आपके पास जो भी बुक होगी ना उसमें अच्छे से देख लेना, उसमें सब अच्छे से दिए होंगे सारे लेखक, उनको ट्रिक से अपना याद कर लेना। और मैंने भी इसके साथ एक वीडियो बनाई है तार सप्तक की, जिसमें सारे मतलब लेखक अच्छे से समझाए हैं ट्रिक के साथ, उसे अपना अच्छे से देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मतलब आगे मिलते हैं। और जो है आपके पास प्रैक्टिस सेट या मतलब जो भी है, तो उसे क्वेश्चन जरूर करना। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो भी करना, जो नए क्वेश्चन है मतलब जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के दे रखे हैं कालबाई, वो क्वेश्चन भी करना। और संस्कृत साहित्य छोटा सा है, उसको भी जरूर 1-2 बार रिपीट करते रहना। व्याकरण के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि बिना व्याकरण की तैयारी करे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर सफलता पानी है ना तुम्हें, तो व्याकरण को भी साथ में लेकर चलना साहित्य के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।